नौकरियां खत्म कर दी, रोजगार खत्म कर दिया, रिजर्वेशन खत्म कर दिया, सामाजिक न्याय खत्म कर दिया, जिसने जो है कानूनी जो प्रावधान थे उनको कमजोर कर दिया, जिसने गरीबों को मरने के लिए मजबूर कर दिया, जिन्होंने फॉरेन पॉलिसियां खराब है, जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे जो है समाज को चिन्हित करके जो है अपमानित करने का काम किया, जिन्होंने जुडिशरी पे दबाव बना, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके, जिन्होंने किसानों के खिलाफ कानून बनाए, जिन्होंने मुसलमानों को मरने के लिए मजबूर कर दिया, जुल्म किया, जिन्होंने धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाई, उस सरकार को रोक देते हैं। मैं खुद जो है 2022 में हारा उत्तर प्रदेश विधानसभा मुख्यमंत्री जी के सामने, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि वोट एक ऐसा हथियार है और लोग इसके प्रति इतने जागरूक हैं कि वो किसी को ऐसे नहीं देते, वो खाना दे देंगे, वो पैसा दे देंगे, वो आपको रहना दे देंगे, लेकिन वोट देने से पहले वो बहुत सारी चीजों को सोचते हैं। तो जब उत्तर प्रदेश में और देश भर में जो है लोकसभा का चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में हम 2 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें नगीना हम लोग जीते और डुमरियागंज हम लोग को 80,000 से ज्यादा मत प्राप्त हुए और हम तीसरे स्थान पर रहे। जहां हम तीसरे स्थान पर, ऐसा नहीं कि वहां दूसरे पे पहले पे नहीं आ सकते, और मेहनत करेंगे तो पहले पे भी आ जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। लेकिन वो जो वोट मिला था उससे ना एक क्षमता, हिम्मत बढ़ी। उन सबको बड़ी निराशा लगी हाथ कि ये पार्टियों ने भी, हमारे यहाँ तो नारा है कि 85 को मारी लात, 15 का पकड़ा हाथ। ठीक है, जिसने बुरे समय में जब समाज को जरूरत है उन नेताओं की, जब उन्होंने साथ छोड़ दिया तो समाज उनके साथ क्यों रहे? तो कथनी और करनी में जब नेता के अंतर होगा तो फिर उस तरह का, जब न्याय आप जाति धर्म के आधार पर करेंगे फिर नई बात बनेगी। फिर जो अगर कहीं किसी कारण से जुड़ भी जाएगा, किसी परिस्थिति कारण, फिर लौट जाएगा वापस। तो आप इस बार विधानसभा चुनाव में देख लें 27 में किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आजाद समाज पार्टी को दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समाज के लोग ताकत देके उत्तर प्रदेश की सत्ता में बिठाएंगे। आप देख लेना मेरी बात को। अखिलेश यादव को आप यहाँ कहाँ देखते हैं यूपी पॉलिटिक्स में? आप यूजीसी पे देख लो, आपको पता लग जाएगा। उसमें तो वो चुप रहे, बस ठीक है। समाज भी उन जब बटन दबाने का नंबर आएगा चुप हो जाएगा। तो हम भी उसी तरह का माहौल जो है अपने विरोध का बनाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को हमारी भावनाएं भी पहुंचे। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चुप होंगे तो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि सब स्वीकार कर रहे हैं, असमानता नहीं आए समाज में, अभी समाज असमान है, विच्छेद है समाज में। जो अभी सीजीआई के ऊपर भी जूता फेंका गया, हाँ। और जो एक आईपीएस ऑफिसर है हरियाणा के, मैंने उठाए दोनों विषय, हाँ। तो ये असमानता इशारा करती है कि आपकी पोस्ट से फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो कहा एक पूर्व चीफ मिनिस्टर के उसको जो है कुर्सी को धोया गया गोमूत्र से। इंस्टाग्राम पे आप भी हैं, तो एक हमने इंस्टाग्राम में आपकी रील देखी थी कि आप भागते हुए कहीं जा रहे थे, तो आप कहाँ जा रहे थे? भागते न्याय के लिए भाग रहा था। और एक अभी आई डोंट नो, आपने अभी हाल फिलहाल में एक बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए भाग रहा था और पूरे प्रदेश की पुलिस रोक रही थी, कानून पे पहरा लग गया था, इसलिए भाग रहा था। पार्लियामेंट में रिसेस हो गया है। अब पार्लियामेंट जो है वो 9 मार्च को मिलेगा। बजट सेशन का ये रिसेस है। तो रिसेस में हमने नौजवान नेता चंद्रशेखर आजाद को पकड़ा है यहाँ पर दिल्ली में, क्योंकि ये काफी व्यस्त रहते हैं। इन्हें, इनकी क्या कहते हैं, इनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। ये नौजवान नेता हैं और यूपी से आते हैं। इन्हें एंग्री यंग मैन भी कहा जाता है। आपको अभी गुस्सा है कि शांत हुआ है थोड़ा? नहीं। हाँ। पहली बात तो मुझे पकड़ने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास काम कुछ ज्यादा है। बहुत सारे लोगों को हमारे आंदोलन से उम्मीद है, जो जिनकी समस्या वो राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हैं, और एक बड़े संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते इसलिए थोड़ा सा समय की कमी रहती है। और दूसरी बात, जब कोई अपने हक के लिए लड़ता है तो जिन कानों ने कभी जो है विरोध के स्वर नहीं सुने हैं, जिन कानों ने कभी अधिकारों के स्वर जो है महसूस नहीं किए, उनको मेरी आवाज ऊंची दिखाई देती है। ऊंची दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है। उनको लगता है मैं एंग्री हो रहा हूँ, लेकिन ये अधिकारों के स्वर हैं जो लंबे समय से दबे हुए हैं और जो आज हाशिए पे है। आजादी के 75 साल बाद भी ये उनके स्वर हैं, ये उनके शब्द हैं जो कानों को चीरते हुए निकलते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि ये शब्द क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक बड़ी आबादी को अभी तक इंसान नहीं माना गया है, उनके अधिकारों पे बहुत चर्चाएं नहीं हुई है। तो वो कुछ लोगों को एंग्री यंग मैन दिखाई देता है, कुछ लोगों को लगता है कि वो किसी वर्ग के विरोध में काम कर रहा है, जबकि सच है कि वो बहुत बड़ी एक ऐसी आबादी के लिए काम कर रहा है जो उम्मीद लगाए बैठी थी कि कोई उनकी लड़ाई लड़ेगा।
बिल्कुल सर, लेकिन ये लड़ाई है काफी, और इसमें आपने काफी इंपॉर्टेंस भी गेन कर ली है। टाइम मैगजीन ने आपको वन ऑफ द टॉप 5 इन्फ्लुएंशियल यंग पॉलिटिशियंस का जो है उसमें आपका जिक्र किया था। तो ये लंबी लड़ाई है जो आगे आप लेकर जा रहे हैं। लेकिन हम अब यहाँ पर यूपी की बात करते हैं, आप यूपी से आते हैं, तो यूपी में जो फिलहाल पॉलिटिक्स चल रही है, आपके पीछे कांशीराम साहब की भी तस्वीर है। मायावती ने, जैसे अगर हम सबसे पहले मायावती जी की ही बात करते हैं, 2007 में उन्होंने पूर्ण बहुमत से जो है वो वहां पर सरकार बनाई थी। अब लेकिन वहां पर एक एमएलए है उनका, और लोकसभा में जहां के अब आप सांसद हैं, वहां पर उनका कोई सांसद नहीं है। तो इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आपके, जो ये एक, क्योंकि वो भी पिछड़े वर्ग की ही राजनीति करती थी, तो अब कहाँ रह गई वो? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो एक बात अगर मैं उसका जवाब नहीं दूंगा तो वो मेरे मन में चलती रहेगी। जैसे आपने कहा उनकी कितनी बड़ाई की जाए, तो जो हमारे महापुरुष हुए हैं उन सब ने कहा कि अगर मीडिया आपकी बड़ाई कर रहा है तो समझ लो आप बिक गए। तो मीडिया को आपकी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, मीडिया को सत्य कहना, मीडिया को निष्पक्ष ही होना चाहिए। इस बात में हो सकता है कुछ लोगों को मेरा काम पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, तो आलोचना भी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरा यही कहना है कि मीडिया को सभी के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिए। बिल्कुल। कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, अभी उत्तर प्रदेश में हमारी रैलियां चल रही है, अभी 15 मार्च की है, 25 फरवरी की है, 29 मार्च की है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हैं। आप भरोसा करो कि अगर निष्पक्षता होती मीडिया में तो मैं लिख के देता कि लोग ये कहते कि आजाद समाज पार्टी की लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कोई निष्पक्षता की कमी है, प्रभाव कम है कमजोर वर्गों के नेताओं का मीडिया में, समाज पे नहीं, समाज पे तो बहुत ज्यादा। इस वजह से हमारी बहुत मजबूत संख्या भी वो बहुत कम दिखाई देती है, और वो कई बार दिखाई भी नहीं देती। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो जिस पार्टी के बारे में आपने कहा, अक्सर मैं उनकी चर्चाओं पे इसलिए नहीं जाता कि जब मैं उनकी चर्चाओं पर जाता हूं तो एक बड़ा समाज जो उनका सम्मान करता है, भले आप उनके साथ ना हो, तो उनको लगता है कि ये दोनों हमारे परिवार के लोग हैं, तो आपस में लड़ क्यों रहे। तो मैं तो लड़ना नहीं चाहता, मेरी उनसे लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई तो अधिकारों की है, और मेरे लोगों के अधिकारों की लड़ाई है, जो कमजोर, हक वंचित, बहुजन समाज के लोग, जिसमें महिलाएं भी आती हैं, बिल्कुल, जिसमें दिव्यांग भी आते हैं, जिसमें नौजवान भी आता है किसी जाति धर्म का हो, जिसमें शोषित पीड़ित हर व्यक्ति आता है, दलित पिछड़े आते हैं, आदिवासी आते हैं, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, तमाम लोग आते हैं, जो एक बड़ा विस्तृत है। तो मैं किसी से लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। कई बार मुझसे पार्लियामेंट में कहा जाता है भाई आप लड़ क्यों रहे हो, तो मैं उनसे कहता हूँ मैं लड़ नहीं रहा हूं, मैं तो अपने लोगों के अधिकारों की आवाज उठा रहा हूं। तो जैसे कार्य उन्होंने किए, जैसी नीतियां उन्होंने लागू की, जिस तरह का काम उन्होंने किया, उसी तरह का जन समर्थन मिलता है। मैं खुद जो है 2022 में हारा उत्तर प्रदेश विधानसभा मुख्यमंत्री जी के सामने, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि वोट एक ऐसा हथियार है, और लोग इसके प्रति इतने जागरूक हैं कि वो किसी को ऐसे नहीं देते, वो खाना दे देंगे, वो पैसा दे देंगे, वो आपको रहना दे देंगे, लेकिन वोट देने से पहले वो बहुत सारी चीजों को सोचते हैं। तो जब उत्तर प्रदेश में और देश भर में जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, और उत्तर प्रदेश में हम 2 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें नगीना हम लोग जीते और डुमरियागंज हम लोग को 80,000 से ज्यादा मत प्राप्त हुए, और हम तीसरे स्थान पर रहे। जहां हम तीसरे स्थान पर, ऐसा नहीं कि वहां दूसरे पे पहले पे नहीं आ सकते, और मेहनत करेंगे तो पहले पे भी आ जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। लेकिन वो जो वोट मिला था उससे ना एक क्षमता, हिम्मत बढ़ी है। जिन वर्गों को वो रिप्रेजेंट करती थी दल, हालांकि उसने अपने नारे बदले, बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाए हुए, तो उनका जो वर्कर था उनके अंदर जो है ना, जो ऊर्जा थी उसमें कमी आई। और जिस तरह से उन्होंने काम किए, तो सरकार, हमारे लोगों ने को महसूस हुआ कि आज अब जो काम हो रहे हैं, आज जो नीतियां बन रही है, वो हमारे लोगों की नहीं, कमजोर वर्गों की नहीं। कमजोर वर्गों के नेतृत्व को हमेशा से सरकारों के खिलाफ लड़ना चाहिए, सरकारों के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए, सरकारों के गलत कार्य का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सब जगहों पे लोग निराश हुए, और ये प्रदर्शन आज नहीं है, 2014 में भी उनको सुनने थे, 2012 के बाद लगातार गिरावट हुई, और समाज देख रहा है। तो मैं जब बहुजन समाज की स्थिति को देखता हूं, तो उनकी स्थिति ऐसी है, उनको महसूस होता है कि भाई ऐसा ना हो कि हमारी आवाज को उठाने वाला कोई ना बचे। अब जब आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनकर आ गया, तो उनको ये विश्वास पैदा हो गया है कि हमारा दूसरा आंदोलन भी मजबूत हो रहा है। क्योंकि अगर कोई और आंदोलन उनका अपना होता, जो पार्टियां जितनी बनी हुई है, तो बाबा साहब अम्बेडकर को राजनीतिक दल नहीं बनाने की जरूरत पड़ती। कल पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी लेबर स्ट्राइक पे, और मैंने बताया कि 1936 में इंडियन लेबर पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई।
तो लेबर्स की लड़ाई शुरू की 1942 में। जब वो मिनिस्टर बने, लेबर मिनिस्टर, तो उन्होंने 3 बड़े काम किए। सबसे पहले लेबर्स को सामाजिक सुरक्षा दी कि अगर छुट्टी मिलेगी तो उसका वेतन मिलेगा, कोई इस तरह का हादसा हो जाएगा तो उसको जो है उस तरह का मुआवजा मिलेगा। मात्र तो महिला जो वर्कर थी, उनको जो है अवकाश से लेके उनको उस तरह की सुरक्षा, प्रोटेक्शन के लिए जो है उनके राइट्स को उन्होंने मजबूत किया। और सबसे बड़ा काम, जो काम 12 घंटे का था उसको घटा के 8 घंटे किया, और उसी वेतन में। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो विषय हैं, जिन विषयों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं, जिन विषयों के पे चर्चाएं होनी चाहिए, तो अपने नेताओं से हमारे लोग उम्मीद करते हैं कि भाई वो हमारे विषयों को उठाएंगे। और जब आपका नेता ही उस विषय से भटक जाए तो फिर समाज के अंदर नकारात्मकता आ जाती है। बड़ी मुश्किल से आजाद समाज पार्टी के आने से सकारात्मक भाव उनके अंदर आया है। अब वो ये देख रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी को कैसे मजबूत करना है। और जो बात मैंने आपको बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में कही, वो ये है, उसको मैं पूर्ण कर दूं, कि कांग्रेस पार्टी के रहते, अकाली पार्टी के रहते, मुस्लिम लीग के रहते हुए, लेफ्ट पार्टियों के रहते, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पार्टी बनाई, जिसका मैंने जिक्र किया, लेबर पार्टी बनाई, उन्होंने आरपीआई बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। क्यों बनाया? अगर ये पार्टियां हमारे वर्गों के हितों की लड़ाई लड़ रही होती तो बाबा साहब क्या जरूरत थी बनाने की? तो विद्वान व्यक्ति थे। उनके जाने के बाद उनकी पार्टी के रहते काशीराम साहब ने अपनी पार्टी बनाई। क्यों बनाई? वो तो साइंटिस्ट थे, नौकरी करते रहते। उन्होंने इसलिए बनाई क्योंकि वो उनको समझ आया कि पार्टी हमारा काम नहीं कर रही। तो जिस पार्टी को उनको लगेगा कि हमारा काम नहीं करे, उसको समाज छोड़ देगा। और समाज बड़ा समझदार है, जब पकड़ता है, अपना नेता मानता है किसी को, तो बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ता है। जब विरोधी उसके बारे में कुछ भी कहते रहे, उसको नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि हमारा नेता ईमानदार है। और जब छोड़ता है तो फिर चाहे वो कुछ ही कहता रहे नेता भी, फिर उसको पकड़ता नहीं है। तो समाज बड़ी विकट स्थिति में जानता है कि आंदोलन चला के, शक्ति बना के ही बदलाव होगा। इसलिए मैं समाज का सम्मान करता हूं। मैं यहाँ बैठा हूं, इसका पूरा समय श्रेय जो है वो मेरे बहुजन समाज के लोगों को जाता है, कमजोर हक वंचित समाज के लोगों को जाता है, मेरे क्षेत्र नगीना क्षेत्र के महान तमाम जाति धर्मों के लोगों को जाता है जिन्होंने मुझे वोट दिया। लेकिन उससे पहले भी उनके साथ साथ उन लोगों को भी जाता है जिन्होंने मुझे वोट नोट के साथ साथ ये लड़ने की शक्ति संगठन बना के दी। अगर वो नहीं होते तो मैं आज कहाँ से होता, मेरी क्या हैसियत है? उन्होंने मुझे वोट दिया है, नोट दिया है, इतने महंगे बाजार में, राजनीतिक बाजार तो बहुत महंगा हो गया ना, करोड़ों रुपए लगते हैं। मुझे उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि मुझे किसी आगे हाथ फैलाना पड़े। तो ऐसे समाज को मैं सर माथे रखता हूं, मैं गर्व करता हूं अपने उस समाज पे जिन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा। बिल्कुल। आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे चर्चा करते हैं राहुल गांधी की। वो भी संविधान की किताब लेकर आजकल घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने स्टार्ट की थी, उसके कारण कुछ उनका ट्रैक्शन जो दलित वर्ग में है उसमें बढ़ा है? नहीं, मैं इसको इस तरह मानता हूं कि हम 2 सीटों पे लड़े उत्तर प्रदेश में। अगर हम बाकी 78 पे लड़ते तब फिर पता लगता कि शेड्यूल कास्ट का वोट किस तरफ गया है। देखिए, जैसे यूजीसी का विषय आया, और यूजीसी का विषय किन लोगों के लिए था? आम दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चों के लिए नहीं था। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चों के लिए था, जो IIT IIM में पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं था, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं था, जो कृषि विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं था। ये किन के लिए था? जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। उस पे उन वर्गों के ऊपर, क्योंकि लगातार हमले हुए हैं, 118% की वृद्धि हुई है अपराधों में, जान जा रही है, तो किस पार्टी का क्या स्टैंड था? तो दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के बच्चे भी देख रहे हैं। ये बच्चे कौन है? ये एकेडमिक बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कल ये नौकरियों में जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS, वकील, जज बनेंगे, चिंतक बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, लेखक बनेंगे। यही तो समाज को रास्ता दिखाएंगे। ये समाज का इंटेलेक्चुअल फोर्स है। इस बार उनके मन में इतनी पीड़ा पहुंची, जो जिन दलों से उम्मीद थी, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, जो दलित पिछड़ों की बात करते, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे और कोई पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी से तो उम्मीद ही नहीं थी। उन सबको बड़ी निराशा लगी हाथ कि ये पार्टियों ने भी, हमारे यहाँ तो नारा है कि 85 को मारी लात, 15 का पकड़ा हाथ। ठीक है, जिसने बुरे समय में, जब समाज को जरूरत है उन नेताओं की, जब उन्होंने साथ छोड़ दिया तो समाज उनके साथ क्यों रहे? तो कथनी और करनी में जब नेता के अंतर होगा तो फिर उस तरह का, जब न्याय आप जाति धर्म के आधार पर करेंगे, फिर नई बात बनेगी। फिर जो अगर कहीं किसी कारण से जुड़ भी जाएगा, किसी परिस्थिति कारण, फिर लौट जाएगा वापस। तो आप इस बार विधानसभा चुनाव में देख लें 27 में, किसी को कुछ नहीं मिलेगा।
आजाद समाज पार्टी को दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समाज के लोग ताकत देके उत्तर प्रदेश की सत्ता में बिठाएंगे। आप देख लेना मेरी बात को। अखिलेश यादव को आप यहाँ कहाँ देखते हैं यूपी पॉलिटिक्स में? आप यूजीसी पे देख लो, आपको पता लग जाएगा। उसमें तो वो चुप रहे। बस ठीक है, समाज भी उनके बटन दबाने का नंबर आएगा चुप हो जाएगा। जो दलित पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, वो भी चुप हो जाएगा। आप देख लेना भाई। उनको देखो, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि वो बोलता क्या है, इससे जरूरी है वो करता क्या है। बोलने को तो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन करता क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जब आपके बच्चे मर रहे हैं तो आप मुंह पे उंगली रख के बैठे हो, तो आप नेता कैसे हो सकते हो हमारे? आप दलितों पिछड़ों के नेता कैसे हो सकते हो? क्या यादव, पाल, प्रजापति, बघेल, लोधी, नुनिया, चौहान, राजभर, साक्य, मौर्य, कुशवा, सैन, विश्वकर्मा, प्रजापति, क्या इन जातियों में जाट, गुजर, क्या इन जातियों के बच्चे नहीं पढ़ रहे थे? SC ST के लिए तो 2012 में भी था। ये तो मंडल कमीशन जैसा समय आया था, जैसे मंडल कमीशन के समय आया था। जरूरत थी जो उनका वोट लेते हैं वो खड़े होते, लेकिन उन्होंने मुंह पे उंगली रख ली। तो जो पढ़ा लिखा समाज है उनके बीच में क्या संदेश गया कि थोड़े से दबाव में 2-4% वोट के लिए ये तो इतना बड़ा समझौता कर सकते हैं, तो कल आपके बच्चों के अधिकार की रक्षा कैसे करेंगे? तो बाकी तो समाज को तय करना है कि वो किसके साथ खड़ा होगा, किसके हाथ मजबूत करेगा। जो जातिवादी नहीं होगा, जो इस बात को समझता है कि कौन ईमानदार से लड़ रहा है, वो आजाद समाज पार्टी के साथ खड़ा होगा। मेरी बात को आप याद रखें। 2024 में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत चर्चा थी कि शायद आप इंडिया ब्लॉक लीडर्स के साथ जाएंगे, लेकिन फिर आप नहीं गए, तो उसके पीछे क्या वजह थी? नहीं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गया। मैं तो सभी के पास गया कि चलो मिलके लड़ेंगे, लेकिन जिस इंडिया अलायंस पे मेरे लिए एक सीट नहीं थी। किसने नहीं दी थी? अखिलेश ने? ये तो इंडिया अलायंस के लोगों से पूछना, वो बताएंगे। मैं तो सभी के पास गया, इंक्लूड जितने भी लीडरशिप, मैक्सिमम लोगों के पास गया कि वे मिलकर लड़ना चाहते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार को, तानाशाही सरकार को, जिसने नौकरियां खत्म कर दी, रोजगार खत्म कर दिया, रिजर्वेशन खत्म कर दिया, सामाजिक न्याय खत्म कर दिया, जिसने जो है कानूनी जो प्रावधान थे उनको कमजोर कर दिया, जिसने गरीबों को मरने के लिए मजबूर कर दिया, जिन्होंने फॉरेन पॉलिसियां खराब है, जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे जो है समाज को चिन्हित करके जो है अपमानित करने का काम किया, जिन्होंने जुडिशरी पे दबाव बना, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके, जिन्होंने किसानों के खिलाफ कानून बनाए, जिन्होंने मुसलमानों को मरने के लिए मजबूर कर दिया, जुल्म किया, जिन्होंने धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाई, उस सरकार को रोक देते हैं। लेकिन मुझे मेरी आंखें और जो है मजबूती से चमक गई जब मैंने देखा 2024 के बाद भी कि यहां दिल्ली में एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, हरियाणा में एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, वैसे बड़ा अलायंस है, गुजरात में एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। फिर मुझे समझ आया कि सब कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। मैं तो एक सीट हमारा आंदोलन लड़ना चाहता था, हम नहीं चाहते थे कुर्सी बैठना, हम तो इस सत्ता को गिराना चाहते थे। लेकिन आप समझो कि वो हमारे आंदोलन से, हमारे नेतृत्व से कितना सम्मान और प्रेम करते हैं, जो हमें एक सीट, और वो भीख नहीं थी, हिस्सेदारी के तौर पे थी, इतने बड़े समाज के, इतने बड़े आंदोलन के हिस्सेदारी के तौर पे, क्योंकि वो भी हमारी शक्ति को जानते हैं। फिर एहसास हुआ कि ये कभी जो है ये आंदोलन हमारे नहीं हो सकते हैं। ये जब जो हमें स्थान नहीं देंगे, देखिए आप समझिए, व्हीप है लोकसभा में, अगर बीजेपी कोई बिल लाएगी तो बीजेपी का एक सांसद वो चाहे आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम तो है ही नहीं उनके, बैकवर्ड हो, सामान्य जाति का हो, वो सब लोग उसको वोट करेंगे उस बिल को। बिल्कुल। वो चाहे उनके समाज के खिलाफ ही क्यों ना हो, वोट करेंगे। ऐसे ही अगर विपक्ष का कोई बिल आएगा तो सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे जो उनकी पार्टी में। तो इसका मतलब वो अपने समाज से ज्यादा अपनी पार्टी के प्रति, उनके जो नेता है ना, लॉयल हैं, समाज के प्रति लॉयल नहीं। अगर वो समाज के प्रति लॉयल होते, समाज उनको नेता मानता, वो अपनी पार्टी के प्रति लॉयल है, तो लोगों में भी ये पता है कि जिस दिन मुसीबत आएगी तो ये तो उनकी पार्टी जो स्टैंड लेगी वही स्टैंड लेगी। जैसे यूजीसी पे लिया, कहां कोई हिम्मत जुटा पाया? दलित पिछड़े वर्ग के तो बहुत सारे सांसद हैं, कांग्रेस में भी हैं, समाजवादी पार्टी में और तमाम पार्टी में भी, लेकिन हिम्मत तो नहीं जुटा पाए विपक्ष के लोग। और सत्ता पक्ष में भी है, सत्ता पक्ष में भी SC ST OBC के लोग हैं, क्यों नहीं जुटा पाए हिम्मत? क्योंकि अपनी पार्टी को खुश करना, अपना समाज चाहे मर जाए, टूट जाए, अपने बच्चे जो बर्बाद हो जाए, उनकी हत्या हो जाए, उनको नौकरी रोजगार ना मिले, बस अपनी पार्टी खुश रखना है।
चलो यूजीसी पे हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सर यहाँ पे आपसे यही जानना चाहूंगी कि 2027 के इलेक्शंस में क्या आप अभी भी अकेला चलो की राजनीति फॉलो करेंगे या फिर किसी से, क्योंकि ये बात चर्चा इसलिए में हो रही है क्योंकि ओवैसी साहब से आपकी नजदीकियां जो है लोग काफी डिस्कस कर रहे देखिए, ओवैसी साहब मेरे प्यारे भाई हम्म। मेरे साथ बैठते हैं हम्म। और मेरी उनसे बहुत बातचीत होती है और दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, हम्म। बीजेपी को छोड़ के। हाँ। बीजेपी के लिए तो बंद है क्योंकि वैचारिक विरोध है, लेकिन बाकी लोगों के लिए बंद नहीं है, दरवाजा खुला हुआ है। जिसको भी बीजेपी को रोकना है, उत्तर प्रदेश के लोगों की खुशहाली की चिंता है, वो आए, आके हमसे बात करें, हम अपनी पार्टी लीडरशिप से बात करके निर्णय लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए मजबूत प्रबंध कर रही है, भाईचारा बना के, संगठन बना के, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी बना के मेहनत कर रही। लेकिन फिर भी अगर कोई आएगा, वो कहेगा कि हम रोकना चाहते हैं, तो हम उनकी मदद लेंगे, मदद भी लेंगे, मदद करेंगे भी। हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में। ओवैसी साहब से कोई गठबंधन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे बताओ, क्या कारण ना होने का? क्यों वोटों का बिखराव हो? हम सभी से बात करेंगे। अब लोग, हम कोई अहंकार में नहीं है, हम कोई तय करके नहीं बैठे किसी चीज को कि नहीं, हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। वैचारिक विरोध, हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। उस वैचारिक लड़ाई को लड़ते लड़ते सामाजिक आंदोलन के साथ साथ हम राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, पॉलिसी बना के अपने लोगों का भला करना चाहते हैं। जैसे मैंने पॉलिसियां दी है, बाकी लोगों में विपक्ष पे समस्या वो करते रहते हैं, उन पर समाधान नहीं बताते। हमने समाधान बताया और मैं आपको लिख के दे रहा हूं। आप अगले 10-15 दिन के बाद देखना, जिन नारों को हम लगाते हैं, विपक्ष के नेता उन नारों को लगाते दिखेंगे आपको। एक नारा में भी बता दीजिए। बता दूंगा, काशीराम साहब के बनाए हुए नारे, हम तो उन्हीं का आंदोलन चला रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, विपक्ष के लोग इस नारों को लगाते फिरेंगे। ठीक है, तो हम पे समाधान है। जैसे हम कहते हैं एजुकेशन पॉलिसी हम लोग अच्छी करेंगे, लोग कहते कैसे, तो हम कहते हैं हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चाहे चोटी का हो चाहे 4th क्लास का हो, जिसको सरकारी तनख्वाह मिल रही है, वेतन मिल रहा है, भत्ते मिल रहे हैं, सुरक्षा मिल रही है, सुविधा मिल रही है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो गांव के प्रधान हो, गांव के पंचायत के मेंबर हो, क्षेत्र पंचायत के मेंबर हो, चाहे वो जिला पंचायत के मेंबर हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के चेयरमैन, मेयर हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे वो एडिशनल सेक्रेटरी हो, चाहे वो स्पेशल सेक्रेटरी हो, चाहे वो कमिश्नर हो, डीएम हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, तहसीलदार हो, कानून को, जितनी भी हो सेक्रेटरी जो नीचे आखिरी रैंक, फिर ऐसे पुलिस के जो अधिकारी, डीजीपी से लेके, और हमारा जो सिपाही है, कांस्टेबल हमारा भाई, हेड कांस्टेबल, दरोगा जी, सबके बच्चे, हाँ, इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब, ठीक है, डीआईजी, आईजी, एडीजी, तमाम जो है, एडीजीपी, तमाम अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। तो आप देखना, कानून बनाने वाले और कानून लागू कराने वालों का हित जब जुड़ जाएंगे, तो उनके साथ गरीब के बच्चे, किसान मजदूर के बच्चे जब एक ही क्लास में और टेबल्स पे पढ़ेंगे, डीएम, एसएसपी, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों के बच्चे बैठ जाएंगे, तो अपने बच्चों के भविष्य के नाते उनको स्कूलों की हालत बदलनी पड़ेगी, टीचर अवेलेबल होंगे, पढ़ाई अच्छी होगी, तो गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिलेगी। ठीक है, ऐसे हेल्थ पॉलिसी, ऐसे कानून व्यवस्था, ऐसे रोजगार की व्यवस्था, ऐसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, अन्याय करने वालों पे, जुल्म करने वालों पे सख्त कार्रवाई, ऐसे किसानों की समस्या, इन तमाम समस्याओं का समाधान हमारे मैनिफेस्टो में, हमारी बोली भाषा में रोज हम लोग चर्चा करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। चलो, ये नारों की बात आप कर रहे हैं। हाँ, नारों की बात, यहाँ पे मैं ये भी नारा ये था, हाँ, रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी वो सरकार बदलनी है। बिल्कुल, हाँ। यहाँ पे मैं आपसे ये भी चर्चा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी सारी। आप देख लेना, यही नारे, महापुरुषों की फोटो भी लगाएंगे लोग, काशीराम साहब की, जिन्होंने काशीराम साहब के उस पे जन्मदिन पे जो छुट्टी थी उसको कैंसिल कर दिया, जिन्होंने गुरु रविदास जी की छुट्टी को कैंसिल कर, जिन्होंने गुरु रविदास जी के नाम से बने हुए
शहर का नाम, जिले का नाम बदल दिया। जिन्होंने महात्मा फूले जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नाम पे बने हुए शहर का, जिले का नाम बदल दिया। अब देखना वो लोग नारे लगाते घूमेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये चर्चा जरूर करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को बेशक से आप लोगों की वैचारिक लड़ाई हो, लेकिन संसद में लोग ये जरूर कहते हैं कि आपकी काफी नजदीकियां हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ। तो वैसा मैंने कोई काम किया नहीं है। नहीं, लेकिन वो आपको बहुत चाहते हैं। कौन कहता है? उसका नाम बताओ। चर्चा में है बात। चर्चा, अब चर्चा क्यों होती है? मेरी बात सुनो। इतना अनुभव हम लोगों पे आया है कि अगर किसी व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते तो उसके खिलाफ इस तरह की बातें करो कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा हो। मेरा बीजेपी से कोई अलायंस नहीं है, मैंने किसी बिल में उनको सपोर्ट नहीं किया, मैं उनके सारे बिलों को अपोज करता हूं। भले ही सब लोग अंदर बैठ के बातचीत कर ले, तो मैं कोशिश करता हूं कि एक मानवता का, एक जो मेरा व्यवहार है मानवता के, उसमें तो मैं सबसे बातचीत तो कर लेता हूँ, कोई मिल जाता है, सम्मान भी करता हूँ, लेकिन उनके विचारों का मैं पूर्ण रूप से विरोधी हूँ। लगातार उनके खिलाफ जो है ऑब्जेक्शन करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनकी गलत नीतियों को उजागर करूं। जैसे आज मुझसे किसने पूछा कि वंदे मातरम पे जो है उसको वो कर दिया गया, तो मैंने उनको एक लाइन से जवाब दिया कि तनाव है, इसका मतलब चुनाव है। बिल्कुल। तो ये सब बातें, हमारी पॉलिसियां, हमारे विचार, और जो लोग आरोप लगाते हैं उनमें से मैं कितने लोगों को जानता जिन्होंने मिलकर सरकारें बनाई है। सही बात है। हाँ। तो वो करते क्या है? ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए कि किसी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा दो। और ये इसको हवा बीजेपी के लोग भी इंटरनल देते हैं और विपक्ष के लोग भी देते हैं, क्योंकि जिससे कि हमारा जो बहुजन समाज का आंदोलन है, कमजोर वर्गों का आंदोलन है, वो सवाल शंका के घेरे में रहे और वो मजबूत आंदोलन न बन पाए। ऐसी तमाम साजिशों का जवाब हम लोग समय समय पे देते रहेंगे। अभी ठीक है, आपने यूजीसी को लेकर अभी काफी प्रोटेस्ट किए, तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है उसके आगे की क्या रणनीति है आपकी? नहीं, हम सर्वोच्च न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में इसको स्टे क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसके खिलाफ माहौल उस तरह का बन रहा था, तो हम भी उसी तरह का माहौल जो है अपने विरोध का बनाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को हमारी भावनाएं भी पहुंचे। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चुप होंगे तो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि सब स्वीकार कर रहे हैं, तो हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को के माननीय न्यायाधीशों के कानों तक, उनकी के पास तक ये बात जाए कि जो जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है वो भी अपनी, उनके अंदर भी इस तरह की जो है अन्यायपूर्ण भावना जा रही है, उनके अंदर भी तकलीफ है, उनकी तकलीफ को भी जाना जाए। आप समझो 69 शिक्षक भर्ती का मामला पेंडिंग है, इतने विरोध के बाद भी उस पर सुनवाई नहीं हुई। 13% होल्ड किया, 27% होल्ड किया गया मध्य प्रदेश में, जो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, मंडल कमीशन के बाद दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे दिया, उसका संज्ञान नहीं लिया जाता। कितने ऐसे मामले जिनका संज्ञान लिया जाता, लेकिन तत्काल संज्ञान से ले गया। उन्होंने कहा कि ये प्राइमरी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक घर घर तक ये बात जाए कि हमारी प्राइमरी पीड़ा क्या है। आप तो इस बात से डर रहे हो कि काल्पनिक रूप से कि कल किसी कोई हमारा जो है हमारे खिलाफ कोई एप्लीकेशन आ जाएगी। जिनके बच्चे मर गए उनके बारे में तो सोचो। मैं, इतने कानून है, मैं क्यों नहीं डर रहा हूं? आप क्यों डर रहे हैं? क्योंकि हम कोई कानून का उल्लंघन कर ही नहीं। हम अपराध बोध है ही नहीं हमारे मन में, तो हम काहे को डरे? इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पे बड़ी विस्तृत चर्चा की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा ना एक पैनल में एक ही समाज के लोग बैठकर चर्चा करके निर्णय ले लें कि ये कानून खतरनाक है या ये कानून जो है अच्छा है। इससे नहीं बात चलेगा। ओपन डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि आज भी इस देश में असमानता है। अभी गुजरात में अभी कुछ दिन पहले घोड़ी पे चढ़ने पे तलवारों से मार दिया, अभी कुछ दिन पहले। राजस्थान कभी आप जाइएगा आपको अचरज होगा कि आज भी वहां जो है घोड़ी पे चढ़ने पे एक आईपीएस जो है, जिनको प्रोटेक्शन लेनी पड़ी, कुछ ही दिन पुरानी बात है। तो अभी समानता नहीं है समाज में, अभी समाज असमान है, विच्छेद है समाज में। जो अभी सीजीआई के ऊपर भी जूता फेंका गया, और जो एक आईपीएस ऑफिसर है हरियाणा के, मैंने उठाए दोनों विषय। तो ये असमानता इशारा करती है कि आपकी पोस्ट से फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो कहा एक पूर्व चीफ मिनिस्टर के उसको जो है कुर्सी को धोया गया गौमूत्र से, चोटियां काटी गई पिछड़े वर्ग के लोगों की, जब व्यासपीठ पर बैठ गए उनके सर पे पेशाब किया गया, उनको जो पैरों से धुलवा के जो है उनके पैर धुलवा के पिलवाया गया। ये अन्याय हो रहा है देश में, तो फिर आप कैसे मान लोगे? अभी एक सीओ डीएसपी रैंक के अधिकारी ने अपनी स्पीच में जो है एक जाति को चोरों से जोड़ के टारगेट किया। मैंने कंप्लेन की तो उस पर जांच बैठी। सवाल ये है, जब एक डीएसपी लेवल का अधिकारी, जब अभी कुछ दिन पहले
एक उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने शेड्यूल कास्ट उसकी बैकवर्ड की एक जाति है जिसको हम सैन सविता समाज कहते हैं, उन्होंने उनको नब्बा कह दिया। मंच से बाद में माफी मांगनी पड़ी। कितने ही जो है अपने आप को धार्मिक भाईचारा के कथावाचक कहते हैं, वो जाति आधार पर टिप्पणी कर देते हैं। उन्होंने कर दी। राम भद्राचार्य जो अपने आप को संत कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, लेकिन उन्होंने की कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। हमारे नेताओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हो, आरक्षण को गाली देते हो, ईडब्ल्यूएस पे चुप रहते हो, हमारे बच्चों की हत्याओं पे हंसते हो, हमारे अपमान पे, हमारी ऐसी हालात पे हंसते हो, हमारी गरीबी बेबसी का मजाक उड़ाते हो। असमान देश में आप बात करते हो कि अन्याय के खिलाफ कानून ना आए। क्यों नहीं आएगा? आएगा। आपको अपराध बोध छोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी इस तरह की जो है, और हाल देखना चाहती हैं तो आप उस प्रोटेस्ट का देखिए जो इसके विरोध में मौजूद इसी के। प्रधानमंत्री को जाति के आधार पर गाली दी, जाति सूचक शब्द कहे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उनको जाति सूचक शब्द कहे, कहा जाके भैंस चराओ। जो हिंदू भाईचारे का नारा देते, सारी पोल खुल गई कि ये नारा नहीं है। ये इसके पीछे का सच ये है कि चुनावी राजनीतिक नारा है, ये जमीनी भाईचारे का नारा नहीं है। क्योंकि जब भी पिछड़ों को मंडल कमीशन में हक मिल रहे तो क्यों विरोध किया गया? क्यों एससी चेक का विरोध किया जाता? जब आप हिंदू कहते तो अपने भाइयों के अधिकार का विरोध क्यों करते हो? ये सब सामने है, देश देख रहा है। आपका एक बयान वो भी बहुत वायरल हुआ था कि आपने जिसमें शायद बोला था कि देश को मुस्लिमों से खतरा नहीं है, ब्राह्मणवाद से। नहीं, ऐसा एक बयान में पढ़ रही थी। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अच्छा, ठीक है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देश को बांटने वाली नीति जो तथाकथित हिंदू भाईचारे वाले, उनसे खतरा है। बहुत खतरा है देश को। कौन देश को तोड़ने की बात कर रहा है? कौन जो मुसलमानों पे उधर हमला कर रहा है, उनको निकालने की बात कर रहा है? अपने दुकानों से निकालो, उत्तराखंड में काफी केसेस आए। उत्तराखंड में काफी केसेस आए। तो ये बांट रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं? आप बताओ मुझे। बांट ही रहे आप सीनियर जर्नलिस्ट हो। बिल्कुल। हाँ। ये जोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं। ये क्या समाज, ये जो देश की एकता अखंडता, उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, सहिष्णुता पे हमला नहीं कर रहे हैं? कौन देगा जवाब इसका? आप मस्जिद, वो घर में खाली मकान नमाज पढ़ रहे हैं, आप वो कर दे रहे हो, लेकिन आप ट्रेन में धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हो, प्लेन में कर रहे हो, रेलवे स्टेशन पे कर रहे हो, आपको छूट है। ईसाइयों के साथ क्या किया आपने? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर चर्च जा रहे थे, दूसरी तरफ आप जो है उनके जहां धार्मिक आयोजन था वहां आप जाके महिलाओं को, बच्चों को पीट रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। ये रेज भी किया था इशू। उसी विचार के लोग, उसी दल के लोग, उसी आंदोलन के लोग। तो ये दो मुआ व्यवहार क्यों? इसलिए मैं कहता हूं कि जो गैर बराबरी पे आधारित सोच है, मनुवादी सोच, उससे देश को खतरा है। और जब तक ये सोच नहीं बदलेंगे तब तक देश अखंड भारत नहीं बन सकता है। पहले भारत को ही अखंड बना लो, फिर दूसरे देशों को इसमें लाने के बारे में सोच लेना। इतना बड़ा था, विस्तृत था, कैसे लोग यहां से गए? आपकी असमानता और नीति की वजह से। बाबा साहब सुधार चाहते थे, सनातन में सुधार चाहते थे बाबा साहब। आपने नहीं सुधार किया, तब बाबा साहब मजबूर होके बौद्धिज्म की तरफ गए, क्योंकि आप इस ऊंच नीच, गैर बराबरी, वर्ण व्यवस्था को, जात पात को बना के रखना चाहते हैं। और हम इंसानियत के नाते, मानवता के नाते चाहते हैं कि जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव खत्म हो। सर, संसद के बजट सत्र के दौरान आपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बिल के बारे में भी जो है वो मुद्दा उठाया था। तो आपको लगता है कि क्या केंद्र सरकार की नीतियां, क्योंकि ये गरीबों और दलितों के खिलाफ हैं? जो आपने ये मुद्दा, जो आपकी जो मैं स्पीच सुन रही थी, तो उसमें भी आपने ये पक्ष में कैसे, जब आप 1 रुपए में पूंजीपतियों को लैंड दे सकते हैं, बिजनेसमैनों को दे सकते हैं, तो आप जो भूमिहीन हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उनको क्यों नहीं दे सकते हो? जब देश आजाद हुआ, उससे पहले जो व्यवस्था थी जिसमें कमजोर लोगों पे अधिकार नहीं थे, मताधिकार भी नहीं था बहुत लंबे समय तक, बिजनेस करने के, व्यापार करने के, अच्छी शिक्षा लेने के अधिकार नहीं थे, गरीबी थी, बेबसी, तो बटा क्या है? क्या धन धरती राजपाट में बंटवारा हुआ है? क्या हुआ? अंग्रेज चले गए और यहाँ की जो गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ लोगों के ऊपर जो है मुस्तैद कर दिया गया कि भाई ये अब सरकार चलाएंगे। तो बटा क्या? जिनके घर पे, मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है, 14 अगस्त 1947 को जिसकी आर्थिक स्थिति जैसी थी, क्या देश की आजादी वाले दिन 15 अगस्त 1947 को क्या उसकी आर्थिक स्थिति बदल गई थी? अगर 14 अगस्त को उसकी जेब में पैसे नहीं तो क्या 15 अगस्त को उसकी जेब में लाखों रुपए आ गया था? जिस पे घर नहीं था, जिस पे जमीन नहीं थी, जिस पे रोजगार नहीं था, जिस पे एजुकेशन नहीं थी, तो आजादी के साथ बदला क्या? आजादी के बाद जिम्मेदारी थी
बाबा साहब अम्बेडकर ने कोट किया संविधान को सौंपते हुए हम्म, कि देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है। हम्म, जब तक हम इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर नहीं करेंगे, देश मजबूत नहीं हो पाएगा। राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में तो बराबरी आ जाएगी, लेकिन समाज में बराबरी नहीं आएगी। तो हमें गैर बराबरी पे आधारित व्यवस्था खत्म करना पड़ेगा। सब बाबा साहब ने जागरूक किया, सचेत किया, लेकिन कितना प्रयास हुआ देश बनाने के लिए, मजबूत देश बनाने के लिए कितना प्रयास हुआ? कोशिश हुई थी, पिछली सरकारों में कोशिश हुई थी कि बहुत सारा सरकारी सिस्टम बनाया गया था जिसमें कमजोर वर्गों को हिस्सेदारी मिल रही थी, वो सब कोलैप्स कर दिया गया बीजेपी ने। सरकारी नौकरियां रही तो आरक्षण का क्या होगा? और देखिए न्यायप्रिय देखिए कितना है समाज। जब इस देश में ईडब्ल्यूएस दिया गया तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, पार्लियामेंट में कुछ ने अपना विरोध दर्ज कराया, कुछ समर्थन, लेकिन सड़कों पे कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन जब मंडल कमीशन आया तो एक विरोध हुआ कि पिछड़ों को अधिकार क्यों दे रहे हो, और फिर कहते हैं कि हम भाई SC/ST एक्ट जो प्रोटेक्शन है कमजोर वर्गों को, उसके खिलाफ रोज आंदोलन चलाते हैं, रोज उसके खिलाफ बातें करते हैं, ईडब्ल्यूएस लेते हैं और आरक्षण को गाली देते हैं। है आपके अंदर न्यायिक चरित्र? हम तो माने आप ईडब्ल्यूएस को फेंक दो उतार के, कि हमें जरूरत नहीं है। अगर ईडब्ल्यूएस से नकारे लोग चले जाते हैं आरक्षण से तो आप फेंको, क्यों इसका लाभ ले रहे हो? लेकिन आप एक तरफ लाभ भी लेते हो, लेकिन दूसरी तरफ नीचा दिखा के लोगों के अंदर जो है उस तरह के भाव भी पैदा करते हो, और आप भेदभाव भी करते हो। तो बीजेपी की जो पॉलिसियां हैं वो किसान मजदूर, जैसे किसानों के खिलाफ कानून बनाए, आपने तो कहा बीजेपी ने किसानों के लिए बनाए, लेकिन किसान जब प्रोटेस्ट करने आए तो फिर उनको वापस लिया आपने। सवाल ये था जब कानून बने तो किसानों से बात क्यों नहीं हुई? जब मजदूरों के लिए, लेबर के लिए कोई कानून बन रहा है, और मैंने कल भी कहा कि मजदूर का दर्द मजदूर ही समझ सकता है, मालिक नहीं समझ सकता है। कभी भी मालिक मजदूर का दर्द नहीं समझ सकता है। तो मजदूर जानता है उसकी पीड़ा क्या है जब उसको काम करने पैसा नहीं मिलता है, और फिर जो है वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता है। तो आप क्या कर रहे हो? आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है उसको खत्म कर रहे हो। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 को आप जो डैमेज कर रहे हो। तो ये जो बिजनेसमैनों को फायदा देने का जो काम है, कुछ लोगों के साथ पास जो है, जो पूरे धन का केंद्रीकरण करने का काम, ये खतरनाक है। सर बजट सत्र को आप कैसे आंकेंगे कि जिस तरह से इस बार जो चर्चा हुई, पहले तो मोशन ऑफ थैंक्स पे नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, फिर जब इस बजट पे चर्चा हुई तो उस पे उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए। दूसरी तरफ से जो ट्रेजरी बेंचेस है, काफी उन पर्सनल अटैक्स भी हुए कांग्रेस पे। तो आप इसको किस तरह की राजनीति देखते हो? ये देखिए, पहली बात तो क्या फर्स्ट टाइम एमपी हो, आपको कैसा लगता है ये सब सुनना? नहीं, पहली बात तो मैं नेता विपक्ष को नहीं, पूरे विपक्ष को ही नहीं बोलने दिया। दूसरी बात, अब मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं, मेरी तो खुद की आंखें, मैं देख रहा हूँ सब चीजों को, समझ रहा हूँ। फर्स्ट टाइमर हूँ लेकिन पढ़ा लिखा हूँ, वकील हूँ, बिल्कुल चीजों को देखता समझता हूँ। हाउस चलना चाहिए, हाउस चलना चाहिए। कभी ये नहीं चलने देते, कभी ये नहीं चलने देते। सत्ता का बड़ा रोल है, चेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ। हमने बहुत सारे शोर में भी बहुत सारे कानून पास होते देखे हैं। ऐसा नहीं कि शोर में काम नहीं होता है, लेकिन इन दोनों पक्षों की वजह से देश को पीछे नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए हाउस तो चलना चाहिए, लेकिन हाउस चलाने की जो प्रक्रिया है उससे पहले बीएससी की मीटिंग होती है, उसमें बहुत कुछ तय होता है। उन प्रक्रियाओं पे भी काम होना चाहिए। जो पर्सनल अटैक्स हुए गांधी फैमिली पर, मैं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं, किसी पे आरोप मतलब, लगाने नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आपका सवाल ये इसलिए वाजिब नहीं है मुझसे कि मैं यहाँ बहुत सारी पार्टियों को डिफाइन करने के लिए नहीं बैठा। मैं आजाद समाज पार्टी का मेंबर हूँ। प्रिज्म से कैसे देखते? नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं आजाद समाज पार्टी का मेंबर हूँ। आपके 4 सवालों में से 3 सवाल उधर ही की तरफ थे। तो मैं आजाद समाज पार्टी की पॉलिसी पे बात कर सकता हूँ, आजाद समाज पार्टी के वर्क पे बात कर सकता हूँ, आजाद समाज पार्टी की सिचुएशन पे, प्रेजेंटेशन में बात कर सकता हूँ, कमजोर वर्गों के जिनका मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, जिनका मैं प्रतिनिधि हूँ, उनके लिए बात कर सकता हूँ। किसी दल पे मैं क्या को बात कर, चलो इस पे बात मैं मानूं अगर हमारे मीडिया के साथी उन दलों के जब बड़े नेताओं से बात करें तो हमारी पार्टियों के विषय में, हमारी पॉलिसी के विषय में बिल्कुल बात करते हैं, तो मैं मानूं, बिल्कुल बात करते हैं, बिल्कुल ये न्यायप्रिय हो रहा है, बिल्कुल बात करते हैं। सर राहुल गांधी और कांग्रेस से आपका क्या रिश्ता है, और क्या इंडिया गठबंधन के साथ 2027 में आप शामिल होंगे, या फिर बहुजन समाज पार्टियां जो है वो एक अलग मोर्चा बनाएंगी? ये कल पे डिपेंड होता है। मैंने कहा ना, मैंने दरवाजा बड़ा लगवा लिया, बड़ा लगवा लिया। आसानी से कोई आ सकता है। ऐसा नहीं किसी को अपमान महसूस हो कि भाई, मैं बड़े सम्मान से इन्विटेशन दे रहा हूँ। जिसको उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकना है वो आए हमारे पास, हमसे बात करें, हम बात करेंगे। हमारा दिल बहुत बड़ा है,
हमारे लिए ये प्रदेश पहले, देश पहले, देश की जनता, प्रदेश की जनता पहले। चलो अब हम एक क्विकली रैपिड फायर राउंड करेंगे ताकि आपको भी अब निकलना है। सर, लोकसभा में जो ये लॉक जैम हुआ था, इसे आप कैसे देखते हैं? ऑपोजिशन मैं इस बात से पहले हम्म, एक अधिवक्ता होने के नाते हाँ जी, इस बात को कोट करना चाहता हूं कि मैंने पार्लियामेंट आने के बाद लोकसभा पटल पे उस सदन के अंदर देश के तमाम वर्गों के मुद्दे उठाए। पीआरडी के जवान, होमगार्ड भाइयों बहनों के लिए, पुलिस के भाइयों बहनों के लिए, पंचायत सहायकों के लिए, रोजगार सेवकों के लिए, कुछ एडवोकेट्स रिलेटेड भी आपने भी उठाया, आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए, भोजन माताओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, और एक अधिवक्ता होने के नाते एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, इसके लिए मैंने लगातार आवाज उठाई। क्योंकि लगातार हिंसा हो रही है वकीलों के साथ, कभी टोल पे, कभी कहीं और कल ही रामपुर में यहां बैच को सटा के गोली मारी। फारूक खां को, एडवोकेट है, मैं नहीं जानता, उनसे नाम मिला, लेकिन एडवोकेट एज एडवोकेट, एक वकील होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे पीड़ा होती है जब मेरे अधिवक्ता समाज पे हमला होता है। मैंने मंत्री जी से सवाल पूछा, मैंने उनसे मिलकर लेटर दिया, उन्होंने रिप्लाई किया, लॉ मिनिस्टर को, उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने भी रिप्लाई किया, उन्होंने मुझसे रिप्लाई में कहा कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में इस पे जो एग्जामिनेशन चल रहा है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कब तक चलेगा एग्जामिनेशन, कितने वकीलों की हत्या के बाद वो एग्जामिनेशन पूरा होगा? क्या इस देश के अधिवक्ताओं को अधिकार नहीं है कि वो उनको उस तरह का प्रोटेक्शन मिले जिस तरह का औरों को मिला है? एक अधिवक्ता जो लड़ता है, कभी पुलिस से लड़ता है जब वो आम लोगों पर अन्याय करते हैं, कभी प्रशासन से लड़ता है, कभी सरकार से लड़ता है, कभी माफियाओं से लड़ता है, उस अधिवक्ता की जिंदगी पे जो खतरा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों चुप है सरकार? क्या अधिवक्ताओं का दर्द सरकार नहीं समझती है? मैं अधिवक्ताओं में से अधिवक्ताओं का दर्द समझता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि जितनी अधिवक्ता जो रीढ़ है न्याय की, इसका मनोबल गिर गया तो आप इस देश में लोगों को न्याय मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि कितनी जगह पुलिस ने झूठी एफआईआर दर्ज कर दी है, बुलडोजर चला दिए सरकारों ने। ये अधिवक्ता हैं जो खड़े हैं, ये वही अधिवक्ता है ना जिन्होंने यूजीसी पे जो है सरकार के का भी पक्ष रखा और दूसरे पक्ष को भी रखा। इन अधिवक्ताओं को कमजोर करके, इनमें 80% अधिवक्ता ऐसे हैं जो बहुत लाचार हो गए, 20% जो बहुत मजबूत हैं, जो उस तरह की बड़ी फिगर्स है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको प्रोटेक्शन की। लेकिन जो 80% हाशिए पे है, जो कचहरी में, गांव में बैठा है, तहसील में, जिले पे बैठा है, ब्लॉक पे बैठा है, उनको इस प्रोटेक्शन का, नए लॉयर्स को चैम्बर्स चाहिए, उनको अपने आप को, जब तक ये वो प्रैक्टिस के दौर में है, उनको कुछ उस तरह की आर्थिक सहायताएं चाहिए कि वो इसको जो है इस फील्ड से पीछे ना हटे, नए लॉयर्स पैदा हो। उसके लिए कोई रोड मैप नहीं है सरकार के पास, इस बजट में भी नहीं था। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते चिंता जाहिर करता हूं और आपके इस माध्यम से कोशिश करूंगा कि सरकार तक मेरी बात जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाउ कमिंग बैक टू आवर रैपिड फायर, आप Yes. आप लोकसभा के लॉक जैम को ऑपोजिशन की जीत बताएंगे या सरकार की चाल? नहीं, ये मिला जुला है, मगर हाउस चले बहुत अच्छी बात होगी। जो राहुल गांधी को नरवाने बुक कोर्ट से रोका गया, ये सही था या ये सेंसरशिप? मैं उनकी जगह होता तो पहले 20 मिनट अपनी बात कहता, फिर इस बात को भी घुमा फिरा के कह देता, फिर अपनी बात कहता। रोका जाता, जब 2-3 बार मौके मिले तो फिर इस बात को, फिर अपनी और बात कहता, फिर इस बात को कह लेता। मुझे कुछ कहना होता है मैं कह देता हूँ। तो उनकी स्ट्रैटेजी वो मतलब सीधी गलत थी? नहीं, मैं उनकी स्ट्रैटेजी अपनी होगी, वो कहना चाहते थे या नहीं कहना चाहते तो वो बेटर जानते हैं। बिल्कुल। जो 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, ये डेमोक्रेसी की हत्या है या अनरूली बिहेवियर की सजा मिली उन सांसदों को? एक गरिमा है, संसद को पूरा देश देखता है, वो मेरे कलीग्स हैं, मेरे भाई, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उनके साथ जो उनको जो सजा मिली है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं मांग करता हूँ कि उनकी सजा को खत्म किया जाए, उनको बहाल किया जाए, पहली डिमांड। लेकिन हमें उस गरिमा को बना के रखना है। कई बार क्या होता है कि आप जिस पार्टी में होते हैं, अपने नेता पे जब हमला होता है, चाहे वो हमला चाहे शाब्दिक हो, चाहे कोई और तरह का हमला हो, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए सीमाएं लांघी जाती हैं। और ये पहली बार नहीं, हाउस में होता है, लेकिन सख्त सजा है। मैं स्पीकर साहब जो मुझे सुनेंगे, मैं उनसे आपके माध्यम से करूंगा कि उनको बहाल करें, और मैं अपने साथियों से भी कहूंगा कि वो भी लोकतंत्र की, लोकसभा की गरिमा को बना के रखें। हो सकता है कि इस दिन आपको मैं भी वहीं खड़ा मिलूं,
क्योंकि मुझे तो अपने लोगों के विषय उठाने हैं ना, जब मुझे मौका नहीं मिलेगा या इस तरह से हमें दबाया जाएगा तो मैं भी क्या करूंगा। स्पीकर साहब का आपने चर्चा की, जो स्पीकर साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई है कांग्रेस पार्टी, ये एक सीरियस इशू है या ये सिर्फ राजनीतिक? सीरियस इशू नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि वो इसलिए लेके आए जिससे कि बात होकर उनके सांसद बहाल हो जाएं। बेसिक आप समझिए, क्योंकि उस पर उन्हीं के सीनियर लीडरों ने साइन नहीं किए और बहुत सारी पार्टियां हैं जिसको आप इंडिया अलायंस कह रहे थे, उन्होंने भी जो है साइन नहीं किया। डिम्पल यादव ने साइन किया शायद, जो उनके मेन लीडर्स हैं उन्होंने साइन नहीं किए, और जैसे टीएमसी ने साइन नहीं किए। तो ये अलायंस है या नहीं है, तो ये सीरियस कितना है, नॉन सीरियस है, तो आप अपने आप देख लीजिए। लोकसभा में 19 से ज्यादा घंटे जो है वो वेस्ट किया गया, तो इसे आप ऑपोजिशन को ब्लेम करेंगे या ट्रेजरी बेंचेस? नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप विरोध कीजिए, वॉकआउट कीजिए, कई बार सरकार को बाध्य कीजिए कि वो आपको सुने, लेकिन हाउस चले, 0 आवर्स चले, क्वेश्चन आवर चले, हाँ, वहां पे मुद्दे उठाए जाते हैं। होता क्या है, हम जिन क्षेत्रों चुन के आए, हमारे लोग टीवी पे बैठ रहे हैं कि आज हमारा विषय उठेगा, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, पैसा खर्च, जनता का पैसा, मेरा पैसा नहीं, आपका पैसा, जनता का पैसा। वो उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं कि सरकार से सवाल पूछा जाएगा, सरकार को कुछ करना पड़ेगा। हाउस चलेगा तो सवाल कैसे पूछे जाएंगे? तो ऐसा नहीं कि ये अभी हो रहा है 19 घंटे। मैंने तो पिछली वो देखी, प्राइम मिनिस्टर के सामने, मनमोहन सिंह जी के सामने बिल्कुल खड़े होके कागज फाड़ फाड़ के फेंके जा रहे थे। मैं निष्पक्ष हूं, ना मैं इधर हूं ना उधर, मैं निष्पक्ष हूं। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, इस बार कुछ ज्यादा हो रहा है, इस बार ज्यादा। और या ये कहिए कि उसको बेंच जो है ज्यादा सीरियस ले रही है। ये ट्रेड डील के बारे में आप क्या कहेंगे? जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि भारत माता के मुतल्लिक, आप उससे सहमत हैं या उसके खिलाफ हैं? मुझे लगता है कि आप मुझे राहुल गांधी के खेमे में खड़ा कर। अरे नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। ट्रेड डील पे सिर्फ एक ही आदमी ने थोड़ा ही बोला है। नहीं, मतलब वो नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं अपनी बात कहूंगा। मेरा पूरा ऑब्जेक्शन है, मैं उनकी पार्टी का वर्कर नहीं हूँ। बिल्कुल, हाँ। तो मैं आपका सारा सवाल आके आप ये ऐसा उनको सही और गलत मुझसे साबित करवाना चाहते हैं। अच्छा, आप ट्रेड डील के बारे में बता दें। ट्रेड डील पे हमारी पार्टी का, हर पार्टी का अपना विचार, तो मैं उन्हीं के स्टेटमेंट को के लिए आपको क्यों जवाब दूं? नहीं, आप अपनी तरफ से बताएं। हाँ, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आगे अगर कोई सवाल आपका हो तो कृपया आप उसको ठीक कर लें। ठीक है, कर लूंगी। ठीक है, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि ट्रेड डील में नुकसान हुआ है हमारे किसानों को। इंपोर्ट ड्यूटी बहुत सारी चीजों पे खत्म की गई है, बाजार खोला गया है। जब वहां का सामान यहाँ आएगा और वो यहाँ के सामान से कम रेट में, क्योंकि टैक्सेस लगे हुए, कम रेट में मार्केट में आ जाएगा, तो जनता जो गरीबी, बेबसी, लाचारी इतनी है कि वो जहर भी खरीदते हैं अगर वो सस्ता मिल रहा हो। दूध के कई कंपनियों के पैकेट आते हैं, कई कंपनियों का कपड़ा आता है, कई कंपनियों के खाने के सामान आते हैं, तो वो उनका झुकाव किस तरफ होता है? गरीबों का, जो सस्ता मिल रहा होता है। तो जब वहां से सामान आएगा और वो सस्ते दाम पे होगा तो लोग उसको खरीदेंगे। इससे जो यहाँ का जो सामान है, यहाँ का जो उसका जो उत्पादक करने वाला है, वो टूट जाएगा। ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। मैं इस पे, मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। इस पे अगर चर्चा होती जैसा हम चाहते थे तो हम अपनी बात को जिम्मेदार से रखते, और कई ऐसी चीजें बताते जिसका ध्यान सरकार का ध्यान जिन पे है नहीं, बिल्कुल नहीं है। और 0 था टैरिफ, 0 से 5, उसको बढ़ा के 18 किया गया। 50 नहीं किया गया था कभी, 50 की तो चेतावनी दी गई थी, तो 50 से 18 नहीं हुआ है, 5 से 18 हुआ है। तो हमें, हमारा जो यहाँ से सामान जा रहा है उसमें भी कमी आएगी, आयात निर्यात का बहुत बड़ा जो है दिक्कत आएगी, और यहाँ का जो वो है उपभोक्ता है हमारा और यहाँ का जो उत्पादक है, उन दोनों को परेशानी आने वाली। जैसे मैं नगीना से आता हूँ, वहां जो है हस्तकला से जो है लकड़ी जो है निर्मित जो वो होती है, तो उसका भी एक बाजार है लगभग 7,000 करोड़ का। अरे वाह, देश भर का। तो इस टैरिफ की वजह से उन्हें परेशानी हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने इस बात को उठाया कि भाई ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी उधर जाते हुए लगी सामान पे, तो उसकी सेल परचेज में वो आएगा, अंतर आएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो व्यापारी है, जो सरकार को टैक्स देता है, जिसका धन्यवाद करना चाहिए सरकार और जनता के साथ साथ, वो उसका मनोबल टूटेगा। सर, मनरेगा हो या SIR हो, इस पर आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? मनरेगा पर हमने कहा कि आपने जो गारंटी दी 125 दिन की, और इसमें जोड़ दिया आपने राज्य सरकारों को कि 40% पर राज्य सरकारों को पैसा ही नहीं हो तो कर्ज में चल रही है। बिल्कुल, हाँ। तो राज्य सरकार तो के जो हितों को जब आपने इससे कनेक्ट कर दिया, तो फिर तो काम में कमी आनी है।
तो ये गलत हुआ है। और SIR पे हमने ही, हमारे यहाँ सबसे पहले लोग तो बोल रहे थे, हमारे यहाँ नेटो धामपुर तहसील में जहां से मैं सांसद हूं, वहां पकड़े गए 50,000 फार्म, जिन पे एक एक आदमी के नाम 100 फार्म भरे गए थे, आपत्तियां, फॉर्म 7, और जिसके नाम से भरी गई, जब उनको फोन किया, बुलाया, तो उन्होंने कहा साहब हमने भरी नहीं, हमारे साइन ही नहीं है, चेक करा लो, आप जांच करा लो। उससे भी बड़ी बात, जिसके खिलाफ आपत्तियां जो भरी गई उनमें नाम नहीं किसके खिलाफ है, तो इसका मतलब कभी भी किसके खिलाफ नाम लिख के काटा जा सकता है। तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया और हमने इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखा कि भाई इसकी जो है ना, इसकी जो सूचियां जारी हो, सार्वजनिक की जाए और मौके दिए जाएं कि जिसको उसको नोटिस भेजा जाए, प्रॉपर नोटिस के बाद उससे बात हो कि भाई आपका नाम कटा है, क्या है सही, तो उसको प्रॉपर मौका मिले, जिससे कि जो वोटिंग राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोटिंग का, वो ना जाए किसी का भी। और ये ऐसे नहीं मिला कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये बाबा साहब अम्बेडकर को 4-4 बच्चों को कुर्बानी से मिला, इसको हम जाने भी नहीं देंगे। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से। सर, ये जो फॉर्मर आर्मी जनरल नरवाने साहब थे, उनकी जो किताब को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इसे बहुत सारे वकील है ना, अपनी बात को रखें कोर्ट में, और आप जानती हैं कि क्या हालात है, क्या हालात है। लेकिन वो जो पढ़ रहे हैं लोग, अगर इसको बोल के खत्म कर दिया जाता तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती, उसको रोकने से जितनी चर्चाएं हुई। सही बात है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ। और सर, वो एक्स आर्मी चीफ का बयान है, कोई किसी के गली के घूमते हुए लड़के का बयान नहीं है, वो उसकी कुछ इम्पोर्टेंस है। और मैं तो देख रहा हूँ अभी भी शायद बुक्स अवेलेबल हैं, या हो सकता है उनको रोक दिया गया है। सर, अब आखिरी सवाल, ये जो लॉक जैम पार्लियामेंट में खत्म हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र की इसमें जीत हुई या हार हुई? नहीं, देश की जनता भूखी है और ये आजादी छूटी है। लोक जैम हुआ, लोकतंत्र की जीत। लोकतंत्र की जीत उस दिन होगी जिस दिन इस देश का हर गरीब सम्मान और स्वाभिमान का जीवन प्राप्त करेगा। आप दूर मत जाओ, दिल्ली को घूमो, दिल्ली यही नहीं लूटेन जोन जहां मैं बैठा आप बैठ, दिल्ली वो भी है जहां नाले पे लोग रहते हैं, जहां की स्मेल इतनी बुरी है कि आदमी खाना नहीं खा सकता, जहां पानी 7 दिन में आता है, प्लास्टिक के उन डब्बों में रखा जाता है जो खुद केमिकल के डब्बे हैं, जिनसे लोगों की जान जाती है, बीमारियां पैदा हो रही, पोल्यूशन का क्या हाल है। रोजगार के लिए लाखों लोग, मैंने कोरोना काल देखा किस तरह से मजदूर यहां से निकला था, मरा था जाके, कोई सुविधा नहीं, ट्रेन नहीं थी, किसी सरकार के पास नहीं थी, ना राज्य सरकारों के पास, ना केंद्र सरकार के पास। मैं भारत को यही नहीं समझता जो दिल्ली में बड़े बड़े बंगलों में रहता, मैं वो जो गांव में रहता है वो भी भारत का हिस्सा है। उस मजदूर को, उस महिला को जो पूरे दिन काम कर रही है, 150 रुपए 200 रुपए मिल रहे हैं, मैं उस किसान को भी जो जिसका पूरा परिवार काम कर रहा है और उसकी जो फसल प्राकृतिक आपदा में बर्बाद हो जाती है, या बाढ़ से बर्बाद होती है, सूखे से बर्बाद होती है, मैं उस किसान को भी देश का हिस्सा मानता हूँ। मैं उस मजदूर को भी जिसने बिल्डिंग बनाई है, जिसने मेहनत मजदूरी की है, मैं उस कर्मचारी अधिकारी को भी जो उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, मैं उस सेना के जवान को और सैनिक बल को भी, पुलिस के भाइयों को भी, तमाम जो फोर्सेज है उन सबको भी इस देश मानता हूं, उनकी परेशानियों को भी देश की परेशानियां मानता हूं। मैं बेटियों की सुरक्षा को भी, नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार भी, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था को भी मैं देश मानता हूं, देश की समस्या मानता हूं। तो मेरे लिए देश बड़ा विस्तृत है। मेरे लिए देश में मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरे छोटे बच्चे बच्चियां, मेरे बड़े बुजुर्ग, अभिभावक, तमाम कर्मचारी अधिकारी, मीडिया, पुलिस, तमाम जो स्ट्रक्चर है देश, क्योंकि बहुत बड़ा है, ये सब मेरे लिए देश है। तो मैं लोकतंत्र की जीत उस दिन मानूंगा जिस दिन ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक पन्ना, एक एक आर्टिकल लागू हो जाएगा और देश में का हर आदमी खुशहाल होगा। बिल्कुल। सर, इंस्टाग्राम पे आप भी हैं, तो एक हमने इंस्टाग्राम में आपकी रील देखी थी कि आप भागते हुए कहीं जा रहे थे, तो आप कहाँ जा रहे थे? भागते न्याय के लिए भाग रहा था। और एक अभी आई डोंट नो, आपने अभी हाल फिलहाल में एक बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए भाग रहा था और पूरे प्रदेश की पुलिस रोक रही थी, कानून पे पहरा लग गया था, इसलिए भाग रहा था, इसलिए लड़ रहा था कि उस बेटी को और उस जैसी लाखों बेटियों को, करोड़ों बेटियों को एहसास करा सको कि उनकी आवाज उठाने वाला कोई है। इसलिए भाग रहा था, इसलिए भाग रहा था कि जो उसकी माँ को, जिसको मार दिया गया, उस माँ को, उस परिवार को बता सकूं कि उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई है। इसलिए भाग रहा था, भागता रहूंगा, लड़ता रहूंगा जब तक एक ऐसा समतामूलक समाज नहीं बन जाता, जब तक लोग जातिहीन समाज को, जाति को खत्म करके जातिहीन समाज की तरफ आगे नहीं बढ़ते। अखंड भारत, ऐसा भारत जहां सब बराबर हो, जब तक वो नहीं बन जाता, भागता रहूंगा। थैंक यू, भागता भी रहूंगा, भगाता भी रहूंगा। थैंक यू सर, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस से बात करने के लिए थैंक यू। धन्यवाद।
नौकरियां खत्म कर दी।